चलिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ना। तो कल हमने कहाँ तक कर लिया था? 15 तक कर लिया था, है ना। 16 वाला मैंने तुम्हें घर के लिए दिया था, बनाया, बन गया होगा, है ना। हाँ, ट्राई करोगे तो एक दो बार गलत होगा लेकिन उसके बाद सही होना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखो क्या कहता है। ये एक प्रॉपर्टी है, मैंने उस दिन भी सिखाया था तुम्हें कि जो हमारा एडजॉइंट ए होता है, अगर उसका डिटर्मिनेंट अगर हम लेते हैं तो ये बराबर होता है ए डिटर्मिनेंट एन माइनस वन। ये एन क्या बताता है? ऑर्डर बताता है। एन क्या बताता है? ऑर्डर। इसमें कितना लिखा है? 3/3। तो 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात आई मेरी समझ में? ऐसे ही यहाँ पर कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितने के बराबर होगा, तो वो इसके बराबर होता है। आप जनरली नॉर्मली याद करने के लिए क्या कर लो कि डिटर्मिनेंट आपके पास लिखा हुआ है ए इनवर्स, और आपको पता है जब इनवर्स नीचे जाता है तो कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ऐसे याद करने के लिए अपने लिए कर लो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? दोनों के बी भी ठीक है। अब चलते हैं आगे और 4.5 का जो 4.5 जो एक्सरसाइज है उसके पीछे की जो चीजें हैं उसको समझते हैं हम। ठीक है, देखिए 4.5 में क्या है? 4.5 में क्या है? आपको क्या पढ़नी है? एप्लीकेशंस पढ़नी है। एप्लीकेशन पढ़नी है, और किसकी एप्लीकेशन पढ़नी है? डिटर्मिनेंट्स एंड द मैट्रिसेस। ठीक है, कोई अगर पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको क्या सीखना है? एप्लीकेशंस, मतलब इन डिटर्मिनेंट को और मैट्रिसेस को किस तरीके से हम एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई मेरी? उससे पहले कि कुछ मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि ये किस बेसिस पे हमारे जो है वो आएंगे। ठीक है, किस बेसिस पे जो है ये हमें सीखने हैं, और इसके लिए क्या क्या हमें आना चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए। तो देखो, दो दो चीजों का आपको मतलब पता होना चाहिए। पहले पहले समझ लेना स्टार्टिंग से। लिखने के किताबों में लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, किताबों में अच्छे से लिखा हुआ है, आप वहां से अंडरलाइन कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या फर्क है। क्लियर है? कब हम कंसिस्टेंट बोलेंगे और कब हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। क्लास 10th में आपने 3rd चैप्टर पढ़ा होगा, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये वही है। वहां पर भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट था। ठीक है, तो यहां पर भी वही है। कहता है कि अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट इज सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट। अगर किसी इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोल रहा हूं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक से ज्यादा इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है, एक से ज्यादा इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो कहता है कि सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट क्या होगा? कंसिस्टेंट कब होगा? जब एक या एक से ज्यादा उसके सॉल्यूशंस होंगे। और इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब इट हैज डज नॉट एग्जिस्ट, उसके सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? दो बातें हैं मेन मेन। कंसिस्टेंट जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनकंसिस्टेंट जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस होंगी जिनके बेसिस पे ये कहेंगे कि ये करता है और फिर नहीं करता है। क्लियर है? तो देखो क्या कहता है कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन ओनली। इस चैप्टर में हमें सिर्फ ज्यादा डिटेल में चीजों को नहीं जाना है। ठीक है, हमें बस वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिनका सॉल्यूशन कैसा हो? यूनिक सॉल्यूशन हो। जिनका सॉल्यूशन कैसा हो? यूनिक सॉल्यूशन हो। अब देखो क्या कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आपको अब सीखना है, ये आपको अब क्या करना है? सीखना है। यहां पर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करना। कहता है कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax1 a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू d1। ऐसी आपको कितनी इक्वेशंस गिवन है? 3 इक्वेशंस गिवन है। कितनी इक्वेशंस गिवन है? 3 इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, इन तीनों से अगर आप x, y और z का कोफिशिएंट्स को यूज करोगे तो उससे ए मैट्रिक्स बनता है। अब ये सीख लो कैसे बनते हैं। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है? दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z वेरिएबल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? x वाला मैट्रिक्स किससे बनेगा? x वाली मैट्रिक्स बनेगी x, y, z जो आपके वेरिएबल हैं उससे।
जो आपके वेरिएबल हैं उससे। जिस दिन मैंने ये चैप्टर शुरू किया था मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमें अल्टीमेटली ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ही सॉल्व करके सीखना है, ठीक है। आगे बी मैट्रिक्स कैसे बनेगा? बी मैट्रिक्स बनेगा जो D1 D2 और D3 है, मतलब किसी ना किसी के बराबर है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब आप ध्यान से देखो, तो अगर आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखना है तो आप ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर एक्स मैट्रिक्स से कर दोगे तो आपको बी मिल जाएगा, यही बात ऊपर लिखी गई है, ठीक है। बट हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करते, हम करते क्या है, देखो ये इसने सिस्टम बनाया हुआ है कि ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स सॉरी एक्स मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, बना दिया। अब क्या करना है, केस वन आपको लेना है। केस वन में क्या होगा, ध्यान से सुन लेना, यही हमें यूज करना है हर जगह। केस वन में क्या होगा कि ये जो ए एक्स इक्वल टू बी है, इसमें हम दोनों साइड ए इनवर्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ए इनवर्स से क्या करेंगे, ये नहीं भी याद रहेगा ना तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए, मैं दिखा रहा हूं कि किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, बस आपको पढ़ने की नजर चाहिए। तो कहता है कि ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी के बराबर हो जाएगा। देखो ए और ए इनवर्स और ए मिलके क्या बनाते हैं, आई। तो यहाँ पे सिंपल क्या बचेगा, एक्स। एक्स बोले तो ये वाली मैट्रिसेस एक्स वाई जेड, क्लियर है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए इनवर्स बी। अब देखो जब भी आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको एक इनवर्स चाहिए होगा जिसको आप बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे। वो जो भी बनेगा वो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स जब आप एक्स के कंपेयर करोगे तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज आपको मिलेंगी, ठीक है। इतना ज्यादा अभी दिमाग पे जोर नहीं डालना है, ठीक है। क्वेश्चन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो मैं बता देता हूं। एक आपको ये बात आपके अंदर दिमाग में होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, कि जो हमारा एक्स मैट्रिक्स होता है ये बराबर होता है ए इनवर्स बी के। अच्छा ये कैसे बना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है। कैसे बना है वो वहां पे लिखा हुआ है, इस बनाना सीखना है नहीं सीखना है तुम्हारा मर्जी है, एक मल्टीप्लाई ही तो करना है उससे, क्लियर है। तो एक तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है वो ध्यान से समझना कि दिस मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक, ठीक है। तो आपको यही चीज सीखनी है क्योंकि आपके क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको यूनिक सॉल्यूशंस तक को खुद को रिस्ट्रिक्ट करके चलना है, ठीक है। बात आई समझ में या नहीं आई, पहले बोलो, क्लियर है? हाँ, अरे धीरे धीरे सीखेंगे भाई। दिस मैट्रिक्स इक्वेशन, ये जो मैट्रिक्स की इक्वेशन है, प्रोवाइड अस यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इनवर्स ऑफ सम मैट्रिक्स इज यूनिक। तुमने यूनिकनेस देखी है ना, जब हम इनवर्स निकाल रहे थे थोड़े बहुत फॉर्मूले हमने पढ़े थे। जैसे ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, मैं बार बार उसे लिखूंगा, क्या पढ़ा था, एडजॉइंट ए बटे में ए डिटर्मिनेंट। मैंने बोला था एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्लियर है। एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो उसकी यूनिकनेस है। तो जब इनवर्स यूनिक है तो आंसर्स भी कैसे होंगे, यूनिक होंगे। आंसर्स भी कैसे होंगे, यूनिक होंगे। समझ में आया? अब कुछ चीजें समझ लेते हैं कि क्या डायरेक्टली सॉल्व करने चले जाएं क्वेश्चंस को या फिर पहले कुछ चेक कर लें। तो जवाब है हाँ, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्या चेक करना पड़ेगा वो ध्यान से समझना है आपने, ठीक है। देखो केस सेकंड में क्या कह रहा है, केस सेकंड में कह रहा है कि इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ए क्या होगा, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अब सोच सपोज करो यहाँ पे नीचे 0 लिखा हुआ है तो क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं। बात समझ पा रहे हो मेरी? अगर ए डिटर्मिनेंट ही नीचे वाला डिनोमिनेटर ही आपका 0 आ गया तो कहानी गड़बड़ है। कहानी गड़बड़ है इन द सेंस, इन दिस केस वी कैलकुलेट एडीजे ए बी, ये छोड़ो इसको। कहता है कि ये 0 के बराबर नहीं होगा, 0 मैट्रिक्स होगा, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, किस कंडीशन में नहीं करेगा, जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट निकालना है वो उस मैट्रिक्स का जो कोफिशिएंट्स से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है, कोफिशिएंट्स से मिलके बनी है। चलो मैं आगे, यहाँ पे समझ में आया। अगर सॉल्यूशन नहीं आता है सिंगुलर मैट्रिक्स में, दो बातें याद रखना, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, और सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई?
क्लियर है? दोबारा बोलता हूं, है ना, फिर से सुनो। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा तो उसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स बोलने का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट 0 है। डिटर्मिनेंट 0 है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, और उस केसेस को क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। छोटा सा वो है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको दोबारा लिखाऊंगा जब मैं आगे आऊंगा। ठीक है, अभी आप क्या करो, इस पे देखो, इस पे फोकस करो। ये आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है एक। ठीक है, देखो, कहता है कि इफ एडजॉइंट ए और बी का अगर 0 है, क्लियर है? वहां 0 के बराबर नहीं था, यहाँ 0 के बराबर है। क्लियर है? एडजॉइंट क्या क्या कह रहा है? एडजॉइंट, अच्छा एक चीज और सुनो, ये क्या कह रहा है, ये कहां से आया है उसको आप जरा देखो। आपने बोला था कि सर x जो होगा वो a इनवर्स b के बराबर होगा, हाँ या ना? अच्छा, a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए डी जे ए अपॉन में a डिटर्मिनेंट, और इनटू में क्या हो जाएगा? b। यही होगा कि नहीं होगा? अब ये जो स्टार्टिंग के हैं ये ले रहा है, ठीक है, इसने यहां से उठाया हुआ है। कहता है कि अगर ऊपर वाला 0 होगा देन मे बी एदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर ऊपर वाला 0 हो गया है तो दो कंडीशंस बनती हैं, ठीक है, या तो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस, एज द सिस्टम हैव एदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस। अगर कंसिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे जो हमें करने नहीं है, और अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, वो भी हमें नहीं करना। हाँ, आपकी किताब में जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो बस चेक करने के लिए आएगा कि चेक करो ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सिंपल सा तरीका है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? अगर वो 0 आ गया, लिख दो इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं आया है तो कंसिस्टेंट है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें भी दो कंडीशंस होती हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है या यूनिक सॉल्यूशंस है। तो आपको सिर्फ डील किससे करना है? यूनिक सॉल्यूशंस से। ठीक है, बात मेरी समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ। क्लियर है? अब देखो, दो तरीके हैं। अब मैं एक एक करके छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं और फिर चीजों को आगे शुरू करता हूं। ठीक है, फोकस करो इसको, एग्जांपल नंबर 16 को। कहता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आप देखो, इसको ध्यान से देखो तो क्लास 10th जैसा नहीं लग रहा है ये? कि क्लास 10th में हमने ये ऐसी इक्वेशंस बनाई है, एलिमिनेशन लगाया है, सब्स्टिट्यूशन लगाया है, उससे कर लें तो वो भी एक आसान तरीका है। मैट्रिक्स की मदद से कैसे करेंगे वो सुनो। क्लियर है? ऊपर देखो, यहाँ यहाँ ऊपर देखो, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, तुम बुक घर में ही देख लेते हैं भाई। यहाँ देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू बी। देखो इसने लिखा है ए मैट्रिक्स ये है, ये ए कहां से बनी है? 2 और 5 कहां से आया? देखो ये रहा 2 और ये रहा 5। क्लियर है? 2 किसका कोफिशिएंट? x का, 5 किसका? y का। ऐसे ही नीचे वाला, ऐसे ही, तो ये ए मैट्रिक्स बन गई। बी जो x आपकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी? x और y, क्योंकि दो ही वेरिएबल हैं तो 2 है, और b आपकी 1 और 7 हो गई। b आपकी क्या हो गई? 1 और 7 हो गई। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। किसका? ए का। पहले आप ये चेक करो कि क्या इसके आंसर्स आएंगे भी या फिर नहीं आएंगे। तो देखो, आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है? ए आपके पास जो मैट्रिक्स है वो है आपकी 2, 5 और यहाँ पे कितना है? 3 और 2 है। ये आपके पास मैट्रिक्स है, लेकिन आप इसको चेक तो करो पहले कि क्या आंसर्स आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो आपने क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। इस सबको आता है, ठीक है, उसको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब पेपर होता है तो हम डायरेक्टली जनरली ऐसे ही कर लेते हैं। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 15। आंसर इज माइनस का 11। क्या ये 0 आया? नहीं आया। 0 नहीं आया तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, और कैसे करेंगे? यूनिक करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस कंडीशन से हमें पता चल गया कि ए जो डिटर्मिनेंट है हमारा वो 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर ना होने की वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपको जो ये वाला आपको दिमाग में रखना है कि भैया ए इनवर्स जो बी है ये आपका बराबर होगा एक्स के। किसके बराबर होगा? ये एक्स के बराबर होगा। ठीक है, ये एक्स के बराबर होगा। क्लियर? अब इस इक्वेशंस में रखने के लिए आपको x चाहिए। x आपका x और y है, निकालने की जरूरत नहीं।
बी आपको पता ही है, बी आपका 1 और 7 है, निकालने की जरूरत नहीं। मेन काम किस पे करना है, इनवर्स पे। ये आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो 2/2 का इनवर्स कैसे निकलता है, ये मैंने उस दिन भी तुम्हें बताया था, याद है कि भूल गए? 2/2 जो मैट्रिक्स होती हैं, इनका इनवर्स मैंने तुम्हें बताया था कि हम आसानी से जल्दी कैसे निकालते हैं, है ना? ठीक है, जैसे देखो, अब मैं एक बार दोबारा बताता हूं। जैसे एडजॉइंट निकालो पहले। एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, इसका जो ये वाला डायगोनल होता है ये फ्लिप होते हैं, है ना? ये वाला जो डायगोनल होता है ये अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं। यहाँ पे तो 2 और 2 है तो कोई फर्क महसूस ऐसा होगा नहीं हमें, 2 और 2 हो गया। इनके क्या करते हैं हम, साइन चेंज करते हैं। जो प्लस में होता है वो माइनस में चला जाता है, और यहां पर भी प्लस में है तो ये भी किस में चला जाएगा, माइनस में। ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। क्लियर है? डिटर्मिनेंट पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है, माइनस का 11। अब काम रह गया है बस सॉल्व करने का, जो कि यहां लिखा हुआ है, अब आप देख लो अपना। ठीक है, हमने क्या निकाल दिया, x हमें चाहिए, तो a इनवर्स b के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी। ये क्या है, ये आपका एडजॉइंट है, ठीक है ना? और ये क्या है, ये आपका डिटर्मिनेंट है, और 1/7 आपका b है। 1/7 क्या है आपका, b है। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, आता है ना ये सॉल्व करना, ये नहीं आता, ये बताओ पहले, है ना? ये दोनों उठ के जाएंगे, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक एलिमेंट बनेगा, ठीक है? और लास्ट के दोनों उठ के जाएंगे, 1 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नीचे वाला एलिमेंट बनेगा। ठीक है, बात आई समझ में, नहीं आई कि मैं करके बताऊं, बोलो। देखो ध्यान से समझो, चलो करते हैं। x और y आपको निकालना है, ठीक है? x और y आपको जो है कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको a इनवर्स चाहिए और b चाहिए। a इनवर्स आपका कहां से आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करो, 2 माइनस का 5 माइनस का 3 और 2, इसको आप जो है वो डिवाइड कर दो किससे, -1/11 से। क्लियर है? डिटरमिनेंट नीचे ही आता है ना, इसलिए मैंने नीचे 11 लिखा है। आप चाहो तो इस पूरे के नीचे लिख लो। अच्छा, b क्या है, b 1 और 7 है। b क्या है, 1 और 7 है। अब देखो आप मल्टीप्लाई करो, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 आएगा। -5 को इसके साथ करोगे, माइनस का कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ये आपका पहला एलिमेंट बना है। दूसरी बात, 3 को इससे करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा आपके पास, और 2 को इससे करोगे तो प्लस का 14 आ जाएगा। ये हो गया आपके पास एक एलिमेंट के तौर पर। 4 नंबर मत सोचना, इसको सॉल्व करके ऊपर एक बनेगा, नीचे भी। अच्छा, यहां पर क्या है, -1/11। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना, तो 35 में से 2 गए, कितने बचेंगे, माइनस का 33। तो -1/11 यही रखते हैं, माइनस का 33 ऊपर से मिल गया, नीचे से कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस जो -1/11 है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करो आप। बिल्कुल सही बात। जब आप इसको उठा के इस -33 से करोगे तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 33 डिवाइडेड बाय 11 कितना बन जाएगा, 3, और यहां पर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 1। कितना आ जाएगा? अब आप कंपेयर कर लो, x और y आपके पास है ही, तो ये दो बराबर है मैट्रिसेस। कब बराबर होती हैं, जब इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स बराबर हो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और y की कितनी आ गई, -1। मेरी बात समझ में आ गई, पक्का? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर है? पेपर में 2/2 का नहीं आएगा, रेयर चांस है, एकदम रेयर चांस है कि 2/2 का देखिए आपसे पूछे, आपसे आएगा 3/3 का, और वो भी ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, जहां पर इक्वेशन भी हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। इक्वेशन भी हमें खुद ही बनानी पड़ेगी, और फिर हम जो है इसको सॉल्व करेंगे ऐसे। क्लियर है? तो तब तक आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। 2/2 का कर लिया हमने, 3/3 का देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल पहले समझेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल्स को पहले समझेंगे अच्छे से, और फिर चीजों को जो है वो हम करेंगे। ओके, इसकी नीड नहीं है अब। ओके, देखो, कहता है कि सॉल्व द सिस्टम। कई बार किस्मत बढ़िया हुई ना, तो ये बना हुआ ऐसे ही आ जाता है पेपर में डायरेक्टली।
आपको बनाने की नीड नहीं होती, लेकिन 90% केसेस में ये बनानी पड़ेंगी इक्वेशंस। कैसे बनानी पड़ेंगी, एक एक करके सारे सवालों को करेंगे, ठीक है, तो आइडिया हो जाएगा तुम्हें। कहता है एग्जाम्पल नंबर 17 देखो, कहता है कि 3x माइनस का 2y प्लस का 3z इक्वल टू 8, ये तीन इक्वेशंस आपको दे रखी हैं। इन तीन इक्वेशंस से अगर आप वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को रख लोगे तो आपको a मिल जाएगा, एक्स वाई जेड वेरिएबल को रख लोगे तो आपको y मिल जाएगा, और 8, 1 और 4 को जो इक्वल में बराबर हैं उनको रख लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। क्लियर है। अब सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व हो भी पाएगी या नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, a का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। क्या निकालना है, a का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आंसर इजीली आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो इसने क्या चेक किया है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये इसमें लिखा हुआ है, मैं यहीं से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो कहता है कि ए डिटर्मिनेंट आप फर्स्ट ऑफ ऑल निकालो, तो इसने ए डिटर्मिनेंट निकाला है, -17 आया है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। जीरो के बराबर नहीं है तो कहता है कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो बात बन गई आपके पास। तो मेन आपको अब क्या निकालना होगा, इसका इनवर्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इसका इनवर्स। इसने एकदम बेसिक तरीके से देखो 1 1 2 1 1 3 है ना, 1 2 2 2 3 2 ऐसे करके माइनर्स निकाले हुए हैं। इन माइनर्स को जब हम साइन के साथ रख लेंगे तो कोफैक्टर्स मिल जाएंगे। उस कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज कर लेंगे, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। और डिटर्मिनेंट -17 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये देखो इसने कर रखा है यहाँ पे। क्लियर है। देखो पेपर आपने देना बेटा, ठीक है। जितनी आपका हाथ साफ होगा कैलकुलेशंस में, जमा जोड़ घटा, इसमें वो बेटर है। मैंने पेपर नहीं देना है, पेपर तुमने देना है। तो जितना ज्यादा तुम इन प्लस माइनस के साथ अपने आप को रखोगे ना, उतना माइंड शार्प होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, और गलतियों के चांसेस कम हो जाएंगे फिर। तो कहता है कि ए इनवर्स देखो, मैंने इसने कहता है कि डायरेक्टली निकाला हुआ है इसने। कहता है 1/-17, ये क्या रखा है इसने, डिटर्मिनेंट रखा है। और ये जो मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपका ए डी जे ए रिप्रेजेंट कर रही है। क्या कर रही है, क्लियर है। तो कुल मिला के ए डी जे को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इनवर्स मिलेगा। उस इनवर्स को इसने बी के साथ मल्टीप्लाई किया है। देखो ये रहा आपका इनवर्स, और इसको b के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो देखो इस तरीके की कुछ फॉर्मेशन बनने के बाद 1 2 और 3 आपको क्या है, आंसर मिला है। क्लियर है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। ये जो 1 2 3 वाला है ये बहुत ही फेमस है। 1 2 3 वाला जो है ये फेमस है। इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को थॉरली तसल्ली से बैठ के खुद ट्राई करोगे तुम, ठीक है। पहली बार जब आप करने जाओ तो ये कोशिश ना करो कि जल्दी कर दूंगा मैं, ठीक है। फोकस सबसे पहले होना चाहिए कि मेरी कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए, बेशक मुझे आधा घंटा लग जाए इसको करने में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 मिनट में करने वाले को भी उतने ही नंबर मिलेंगे जो आधे घंटे में करेगा। तो अभी फिलहाल आप अभी इस समय, ठीक है, 5 मिनट में करने का भी टाइम आएगा, लेकिन सबसे पहले आप जो है अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग बनाओ, ताकि प्लस माइनस की गलतियों से बचो। क्लियर है। ये दिखने में इतना छोटा लग रहा है, लेकिन जब हम इसे लिखने जाएंगे ना, तो माइनर निकालना, फिर कोफैक्टर निकालना, फिर एडजॉइंट निकालना, फिर उसको इनवर्स में रखना, फिर इसको सॉल्व करना। इसने तो डायरेक्ट कर रखा है, हमारे 3 पेज भर जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात। और 3 पेज में कहीं पर भी माइनस की भी गलती होगी तो पूरा सवाल गलत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप कैलकुलेशन पे ध्यान दें। अब देखो इसमें तो इसने इक्वेशंस बना के दी थी। मेन काम जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 18 से आपका स्टार्ट होता है। यहां से आपको समझना है, और यहां से क्या समझना है वो ध्यान से समझो अब आप, ठीक है। कहता है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इनको आपको चेंज करना पड़ेगा इक्वेशंस में, और उन इक्वेशंस से फिर आपको वही सेम काम करना पड़ेगा जो पहले कर रहे थे। क्लियर है। देखो क्या कहता है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। कोई 3 नंबर है, उनको जोड़ने पे 6 मिलता है। तो कोई से भी 3 नंबर हो सकते हैं। तो आप जनरली क्या मान लो, x प्लस
y और प्लस z मान लो, कहता है कि तीनों नंबरों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। कहानी यहां तक क्लियर है? अब आगे देखो, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, कह रहा है कि थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब z को किससे मल्टीप्लाई कर दें? देखो सुनो, देखो ये पढ़ना पड़ेगा तभी आप बना पाओगे कि इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड टू द सेकंड नंबर वी गेट 11। वी गेट, कह रहा है कि लास्ट वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके अंदर सेकंड नंबर को जोड़ दो तो आपको 11 मिलेगा। कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। इस तरीके की क्वेश्चंस आती हैं, ठीक है। चलें आगे। कहता है कि बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर। क्या कह रहा है कि भैया आप एक काम करो, फर्स्ट नंबर को जोड़ दो और थर्ड नंबर को जोड़ दो तो आपको जो आंसर मिलेगा, यू विल गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर। डबल ऑफ द सेकंड नंबर, तो डबल मिलेगा आपको किसका? सेकंड नंबर का। तो 2y मिलेगा आपको। कब मिलेगा 2y? जब आप पहले को और लास्ट वाले को जोड़ देते हो। क्लियर है? अब आप सोचोगे सर ये तो अटपटी सी है, तो अटपटी सी नहीं है, मैं तुम्हें लिख के बताता हूं, ध्यान से समझना। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ये तो एज इट इज ही रहेगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, ये तो 6 ही रहेगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे कि यहाँ x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0x करेंगे प्लस y करेंगे। और जब बच्चा प्रैक्टिस कर लेता है ना तो वो इन चीजों को लिखता भी नहीं है ज्यादा, ठीक है ना, उसको पता है कि मेरे को क्या करना है, ठीक है, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। अब यहाँ देखो, x ये इधर जाएगा तो माइनस का x माइनस का 2y और यहां से प्लस का z मिलेगा आपको और ये इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब आप मेरे से पूछो सर a क्या है, तो देखो मैं a लिखूंगा। अब a मेरी एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जो किससे बनेगी? इनके कोफिशिएंट्स से, 1 1 और 1, 1 1 और 1, 0 1 3, 0 1 और 3 और नीचे वाला 1 माइनस का 2 और 1, ये मेरा a बन गया। अच्छा x मेरा क्या बनेगा? x y और z मेरा ये बनेगा। अच्छा b क्या बनेगा मेरा? 6 11 और 0, 6 मिलेगा, 11 मिलेगा और मुझे 0 मिलेगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है? अब आपको वही इक्वेशन फिर से करना है। आपको सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट लगा के ये चेक करना है कि क्या इसका आंसर निकलेगा भी या नहीं। बात समझ में आ गई? तो आप पहले 1 के साथ करो, 1 के साथ करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1, इन दोनों को करोगे तो माइनस का 6, लेकिन एक फॉर्मूला सरकार ने भी दिया है माइनस का, आप वो भी लगाओगे तो ये माइनस का 6 ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? बीच वाले का जब करते हैं तो माइनस के साथ करते हैं, माइनस का 1 हो गया। अच्छा इसके लिए क्या करेंगे? 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 मिलेगा आपको, और 1 इंटू 3 करोगे तो माइनस का 3 मिलेगा। लास्ट वाले के साथ करोगे तो प्लस का 1 मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा इसके साथ ये 0 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ है ना, बोलो पहले। ठीक है, हाँ यार ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं में ही आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करो तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा? 7 मिलेगा। कितना मिलेगा? यहाँ से आपको प्लस का 3 मिलेगा और यहाँ पे माइनस का 1 मिलेगा, तो अल्टीमेटली आपको कितना मिल गया? 9 मिल गया। क्या ये 0 के बराबर है? जवाब है नहीं है। और अगर ये 0 के बराबर नहीं है, ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज नॉन, हाँ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इंप्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है? ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। क्या करेगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आंसर निकालना आसान हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? देखो डिटर्मिनेंट आपके पास है, अब आपको निकालना है एडजॉइंट। क्या निकालना है? एडजॉइंट। वही अगेन एम a11 a12 a13 a21 a22 a23 इस सब करके आप क्या निकाल लोगे? एडजॉइंट निकाल लोगे। और इस एडजॉइंट को डिवाइड किससे कर लोगे? 9 से। किससे डिवाइड करोगे? 9 से। 1/9 लिख के, है ना। तो जब 9 से डिवाइड कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ए इनवर्स मिल जाएगा।
उस ए इनवर्स को जब आप 6, 11 और 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको x, y और z आपको तीन वेरिएबल और तीनों की यूनिक वैल्यूज आपको एग्जिस्ट करती हुई दिख जाएंगी, मिल जाएंगी भैया। यहां तक आप लिख लो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए अब थोड़ा सा आगे करते हैं। ये सब आपने लिख चुका है, ठीक है। एडजॉइंट ए आप देखो ये काम आपका है, ठीक है। मैं जितनी बारी करूंगा टाइम वेस्ट होगा, क्लियर है। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने हाथ से ट्राई करो, ठीक है। गलत होगा, एक दो बार होने दो, कोई इशू नहीं है। समय लो, तसल्ली से बैठो और इसको सॉल्व करो। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब घर के लिए कुछ काम और कुछ चीजें ऐसी जो हमें सीखनी है। देखो क्या कहता है, अब पहले उसी को कंप्लीट कर लेते हैं पूरे क्वेश्चंस को। कहता है कि ए इनवर्स जो है वो ए 1 बाय डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए बटे में, ठीक है। तो ये इसने क्या निकाल दिया, इनवर्स निकाल दिया। क्या निकाल दिया, इनवर्स निकाल दिया। कहता है एक्स की इस इक्वेशन की फॉर्मेशन में इसने रखा। जब आप इसमें रखोगे ना इसको, इसमें तो आप ए इनवर्स की जगह आपने ए इनवर्स रखा और बी की जगह आपने 6, 11 और 0 रखा। क्या रखा, 6, 11 और 0 रखा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में यहाँ आके गलत करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार मैं एक बार में ही मेरा आंसर पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दीबाजी नहीं मचानी है यहाँ पे। 7 इंटू 6 करोगे 42, इसको इससे करोगे -33, 0 से करोगे तो 0 मिल जाएगा, क्लियर है। ऐसे ही पहली रो पहला कॉलम एक एलिमेंट बन जाएगा आपका 9, दूसरी रो फिर कॉलम 18 मिल जाएगा, तीसरी रो फिर से कॉलम आपको 27 मिल जाएगा। सबको डिवाइड कर दो, 1 और 2 और 3 मिल जाएगा आपको। पिछले वाले का भी आंसर 1 2 3 आया था, इसका भी आंसर कितना आया है, 1 2 3 आया है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये बहुत बार एग्जाम में छपे हुए सवाल हैं, ये इसमें कहीं नहीं लिखा है कि एग्जाम में कितनी बार आया है, लेकिन मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, ये बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है, क्लियर है। अच्छा, एक्सरसाइज 4.5 क्या कहती है, आप पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन को करने से आपको 6 तक समझ में आ जाएगा। कहां तक समझ में आ जाएगा, 6 तक समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो पढ़ो, देखो क्या कहता है। कहता है एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 1 to 6, कि 1 से लेके 6 तक में बस आपको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो कैसा है, कंसिस्टेंट है। बस यही चेक करना है आपको, क्लियर है। तो जैसे कौन सा करूं मैं, 6th करता हूं मैं, ठीक है, या फिर 5th करता हूं, ठीक है। बाकी तो छोटे छोटे हैं, वो तुम लोग कर लेना। देखो 5th वाला देखो, 3x माइनस वाई माइनस का 2z, है ना। देखो क्या कहता है, 3x माइनस का y माइनस का 2z, और आपका कितने के बराबर है, ये 2 के बराबर है, क्लियर। अगली क्वेश्चन क्या कहती है, 2y माइनस का z इक्वल टू माइनस का 1 है। तो x नहीं है तो उसकी जगह मैं 0x लिख रहा हूं, ठीक है, और प्लस का 2y, क्लियर है, और माइनस का z और -1, क्लियर है। अगला क्या है, 3x माइनस का 5y, 3x माइनस का 5y, यहां पर z नहीं है तो उसकी जगह मैं 0z लिख रहा हूं प्लस का, और इक्वल टू में कितना लिख रहा हूं, मैं 3 लिख रहा हूं। अब देखो a मेरा कैसे बनेगा, a मेरा बनेगा इनके कोफिशिएंट्स को लिखने से, क्लियर है। तो 3 माइनस 1 माइनस 2, 3 माइनस का 1 माइनस का 2, 0, यहां से 2 मिल जाएगा मुझे, यहां से माइनस का 1 मिलेगा, यहां से 3 मिलेगा, यहां से माइनस का 5 मिलेगा, और यहां से मुझे 0 मिल जाएगा। ये मेरा आ गया a। मुझे इसी से काम है, क्योंकि मुझे जस्ट ये बताना है कंसिस्टेंसी कैसी है, क्लियर। चले आगे, तो मैं a डिटर्मिनेंट निकालूंगा, 3 का निकालने जा रहा हूं मैं। तो 3 के लिए दिस इंटू दिस करूंगा, 0 मिलेगा मुझे, है ना। 3 का करने पे 2 इंटू 0, कहानी खत्म। -5 इंटू माइनस का 1, -5 इंटू माइनस का 1, 5, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी रहता है, तो ये ऐसे बनेगा, क्लियर है। बात आई समझ में, हाँ या ना बोलो पहले। फिर जब इसका सॉल्व करेंगे, माइनस ये सरकार ने दिया है, ये ऑलरेडी एक माइनस लेके बैठा हुआ है,
इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इंटू दिस 0 और दिस इंटू दिस करोगे तो माइनस का 3 ऐसे। फिर माइनस का 2 आप लो यहाँ पर इस तरीके से, इसको इसके साथ करोगे 0 मिलेगा, इसको साथ करोगे तो माइनस का 6 मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो ये बनेगा माइनस का 15, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होने के बाद। ये प्लस का 3 है, ये भी प्लस का 1 है, तो ये प्लस का 3 मिल जाएगा अल्टीमेटली आपको। क्लियर है? यहाँ पे सॉल्व करो, प्लस का कितना मिलेगा 12 मिल जाएगा, प्लस का कितना मिलेगा 12 मिलेगा। अब जरा ऐड करके बताना कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। 0 बन रहा है तो कंसिस्टेंसी कैसी हुई, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहां पर ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, जवाब है नहीं करेगा। और जब ये करेगा ही नहीं, तो जब आप ये इक्वेशन में जब इसे सॉल्व करने लेके जाओगे, ठीक है, तो ये काम भी नहीं करेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चंस में बस आपको यही चेक करना है कि ये डिटर्मिनेंट आपका 0 आता है या नहीं आता। क्लियर, नोट कर लो।